हेलो दोस्तों, वेलकम टू संघर्ष क्लासेस। संघर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु पर चर्चा करेंगे। धातु हम जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं और अधातु क्या कहते हैं, उनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले धातु, धातु किसे कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे कि धातु किसे कहते हैं। धातु वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, पर नंबर 1 कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। नंबर दूसरा चमकीले होते हैं और तीसरा आघातवर्ध होते हैं। आघातवर्ध का क्या मतलब होता है? आघातवर्ध का मतलब होता है जो घात या जिसे मारा जाए और वह सहन कर ले, उन्हें हम आघातवर्ध कहते हैं। जैसे कोई लोहा हुआ, उससे उसको किसी हथौड़ी से जब ठोका जाता है तो वह चिपटा हो जाता है और उसको वह सहन कर लेता है, उसे ही आघातवर्ध कहते हैं। तन्य, तन्य का मतलब है जो तने, मतलब जो फैले, जिसको पीटकर पतला तार बनाया जा सके या कोई बर्तन बनाया जा सके या कोई बहुत सारे सामान बनाया जा सके, जैसे थरिया लोटा, ये सब धातु के ही बने होते हैं। क्योंकि इसी धातु को पिघलाकर उसको लंबा करके गोला करके उसे एक मनचाही आकृति देकर बनाया जाता है। क्योंकि ये सब जितने भी घर में बर्तन होते हैं ये सब धातु होते हैं, ज्यादातर अल्युमिनियम और जस्ता होते हैं। नंबर 3 ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब है जिसमें ध्वनि उत्पन्न हो, ऐसा धातु जिसे यदि अगर कोई भी वस्तु है, यदि उसको पीटने पर, यदि उसको पीटा जाए, यदि उसमें से आवाज निकलती है तो वह धातु कहलाएगी, वह निश्चित ही धातु होगी। वो यदि ध्वनि निकलेगी तो वही वह ध्वनिक होगी। और उसके बाद क्या है? उष्मा। क्या है? उष्मा और विद्युत का सुचालक होना चाहिए, और जिसमें उष्मा ग्रहण करे, जो उष्मा ग्रहण करे या उत्सर्जित करे। नंबर उसके बाद है जो विद्युत का सुचालक हो, जिसमें लाइन दौड़ जाए या लाइन चली जाए, उसे विद्युत का चालक या सुचालक कहते हैं। जैसे नंबर 1 आयरन। आयरन का मतलब लोहा। लोहा हो गया, लोहे में यदि आपके घर के ऊपर से तार गया है, यदि वही कहीं कटा है, यदि उससे लोहे से टच करेंगे, लोहे से छुएंगे, तो उस लोहे में भी विद्युत आ जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि लोहा भी विद्युत का चालक होता है या सुचालक होता है। और उसके बाद है कापर। कापर में भी विद्युत उत्पन्न होता है। और कापर, आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यदि पूछा जाए कि सबसे तेज विद्युत का चालक कौन होता है, चांदी के बाद यदि कोई चालक होता है सबसे तेज तो कापर होता है। और यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विद्युत का चालक कौन होता है तो वह क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं। चांदी, चांदी सबसे ज्यादा विद्युत का चालक होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कॉपर या तांबा होता है। उसके बाद है सोना। सोना भी विद्युत का चालक होता है। ईटीसी। उसके बाद और से बहुत से सारे हैं, जैसे जिंक हो गया, जस्ता हो गया, ये सब भी विद्युत के चालक होते हैं। उसके बाद है अधातु। हम जानेंगे अधातु किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या मतलब? ऐसे पदार्थ जो कठोर नहीं होते। पहली बात, जो ऐसे पदार्थ जो कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं। नंबर 2 आघातवर्ध है, जिसमें चोट किया जाए या जिसको पीटा उटा नहीं जा सकता है, वह उसे आघातवर्ध कहते हैं। नंबर 3 तन्य। अगर अधातु रहेगा तो वह तनेगा नहीं, वह फैलेगा नहीं। उसको पीट कर या गर्म करके कोई भी पतला तार नहीं बनाया जा सकता, या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बनाया जा सकता जो आदमी के काम आए या दैनिक जीवन में या रोज रोज काम आए। उसके बाद है ध्वनिक। उसके बाद है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है जिसको पीटने पर उसमें ध्वनि, उससे आवाज न निकले। जिसमें आवाज नहीं निकलती है उसे हम अधातु होता है। अधातु में यदि पीटेंगे तो उसमें से आवाज नहीं निकलती है। उसके
उसके बाद है उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। उष्मा व विद्युत कुचालक का मतलब होता है कि उसमें से उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण भी नहीं होता है, या उसमें उष्मा आर पार नहीं जा सकती है, और उसमें कभी भी लाइट या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। जैसे अभी बताए थे सोना या चांदी में विद्युत का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, लेकिन अधातुओं में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, या विद्युत के वे चालक नहीं होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। जैसे सल्फर, यदि आपसे पूछा जाए सल्फर बताइए धातु है का धातु है, सल्फर कठोर नहीं होती है पहली बात, और इसमें यह चमकीला नहीं होता है। उसके बाद आघातवर्ध्य नहीं होता है, क्योंकि सल्फर एक गैस होती है और गैस पे कभी भी आघात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तन्य, वह फैलता भी नहीं है। और ध्वनिक, यदि सल्फर को पीटा जाएगा तो उसमें से ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होगी। और सल्फर क्योंकि ठोस भी होते हैं, गैस भी होते हैं। उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। सल्फर में से न तो उष्मा आर पार जा सकती है, ना इसमें लाइन जा सकता है। यदि सल्फर को हम लेके किसी भी लाइन के तार को छुएं, या किसी ब्लैक या कोई विद्युत का बोर्ड है, तो यदि उसमें हम उसको हाथ से पकड़कर उस तार में छुएं तो हमें लाइट नहीं मारेगा, क्योंकि सल्फर में विद्युत आएगा नहीं। यह सल्फर विद्युत आएगा नहीं तो वह हमारे शरीर तक पहुंच नहीं पाएगा। उसके बाद है क्लोरीन और फास्फोरस। क्लोरीन भी उष्मा विद्युत का कुचालक होता है, और फास्फोरस भी। उसके बाद क्या है? धातु के भौतिक गुण। हम जानेंगे कि धातुओं में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, चमक। यदि आपसे पूछा जाए कि धातुओं में बताइए, धातुओं का पहला गुण होता है, धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होती है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, आप उसकी सतह को ध्यान से देखेंगे तो वह चमकता रहता है। यदि धूप में ले जाएंगे तो वह बहुत ही चमकदार, बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे सोना भी चमकदार होता है, चांदी भी चमकदार, कॉपर और एल्युमिनियम ये सब चमकदार होते हैं। धातु का दूसरा गुण क्या है? कठोरता। धातु कठोर होते हैं। अधिकांश धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और कुछ धातु होते हैं जो मुलायम भी होते हैं। जैसे धातु कठोर होते हैं, जैसे उदाहरण सोना, तांबा, जिंक, लोहा, एल्युमिनियम और बहुत सी धातुएं हैं जो कठोर होती हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये धातुएं क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। आप लोग इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये अपवाद है, और क्वेश्चन जो आपके पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे वह ज्यादा से ज्यादा अपवाद से ही बनते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से धातु होते हैं जो मुलायम होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब धातु मुलायम होते हैं। इलेक्ट्रॉन, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। जैसे सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम। सोडियम, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। यदि हम इसका अभिविन्यास करें 2, 8, 1, क्योंकि इस लास्ट कोर्स में पूरा होना चाहिए। पहले कोर्स में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में भी 8 होता है, चौथे में 18 होता है। तो इसको 8 बनाने के लिए यदि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कोई भी तत्व अपने में से 7 इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता, लेकिन वह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो यह अपना कोष को अस्थायी कर लेगा या शांत हो जाएगा। इसलिए जब इसको यह 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो इस पे क्या आ जाता है? Na+ आ जाता है। यदि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे या इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, यदि त्याग करेंगे तो उनमें से प्लस का चिन्ह आएगा, यदि ग्रहण करेंगे तो उस पर माइनस का चिन्ह आता है। रूप या अवस्था, क्या? रूप या अवस्था। धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। क्या होते हैं? धातु यदि
कमरे के तापमान पर, जितने तापमान पर आदमी एक कमरे में रहता है उस पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन मरकरी, क्या मरकरी या पारा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि यदि आपसे पूछा जाए वह कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि पारा, मरकरी या पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। पारा कहाँ पारा प्रयोग होता है, जो थर्मामीटर होता है जिससे डॉक्टर बुखार मापते हैं, उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। आघात वर्ध्यता, धातु को पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या कर सकते हैं, किया जा सकता है। ऐसा धातु जैसे होते हैं पतले पतले धातु, कोई धातु है इतना मोटा तो उसे पीट कर एक पतला करके उसे एक रूप दे सकते हैं या कोई चीज पतली चीज बना सकते हैं, उसे हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। उसके बाद है तन्यता, धातु को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। किसी धातु को यदि पीट कर हमें पतला बनाया जा सके, पतला बनाए जो कि काफी दूर तक बन सकता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है 1 ग्राम सोना। यदि हम 1 ग्राम सोना ले, क्या ले, 1 ग्राम सोना ले तो उससे हम 2 किलोमीटर, क्या 2 किलोमीटर तक लंबा एक तार बना सकते हैं या पतला तार बना सकते हैं। जैसे 1 ग्राम कितना होता है, बहुत छोटा सा होता है। तब आप लोग समझिए कि यह कितना ज्यादा तन्यता या कितना ज्यादा तनता है या फैलता है। यदि उसको पीटेंगे तो 1 ग्राम में कितने किलोमीटर तक जाएगा, 2 किलोमीटर तक उसे खींचा जा सकता है या उतना लंबा बनाया जा सकता है। उसके बाद होते हैं विद्युत व उष्मा के चालक। धातु विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। धातुओं में से विद्युत और उष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसमें रुकता नहीं है। जैसे सोना, चांदी और तांबा, क्या है, सोना, चांदी और तांबा। उसके बाद क्या है, लेकिन पारा व सीसा, इसका भी एक अपवाद है। पारा व सीसा उष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक। यदि आपसे पूछा जाए कि उष्मा के कौन कौन से धातु हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं, जिसमें से धातु होने के बाद भी उसमें उष्मा व विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकता या उसमें बहाया नहीं जा सकता है, उसमें से पार नहीं किए जा सकते या पार नहीं हो सकते हैं, बताइए आप लोग। तो उसमें से 2 है, नंबर कौन है, पारा है और दूसरे नंबर पे सीसा है। या धातु होने के बाद भी विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। उसके बाद होता है गलनांक। धातु के गलनांक व घनत्व, 2 चीज याद रखना। क्या, धातु यदि रहेगा तो उसका नंबर 1 गलनांक और घनत्व अधिक होगा। क्या होगा, धातु के गलनांक और घनत्व अधिक होते हैं। लेकिन अपवाद है, हमेशा हमें अपवाद पे ज्यादा ध्यान देना है या ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वह अपवाद से ही ज्यादा बनते हैं। जिसमें सोडियम क्या है, इसमें सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम कम गलनांक व कम घनत्व के होते हैं। इसके गलनांक कम होते हैं और घनत्व भी कम होते हैं। नंबर 1 है ध्वनिक। ध्वनिक किसे कहते हैं, या धातु का एक गुण होता है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है एक धातु दूसरे धातु से टकराने पर आवाज करती है। जैसे लोहा और चांदी या लोहा एल्युमिनियम को तेजी से इसे लड़ाए हैं, यदि तेजी से, जैसे यह एक धातु हो गया और एक धातु यह हो गया, यदि हम इसको तेजी से लड़ाएंगे या इसे लड़ाएंगे तो इसमें से आवाज उत्पन्न होती है, टन टन की आवाज उत्पन्न होती है। यदि आवाज उत्पन्न नहीं होगी तो वह धातु नहीं कहलाएगी। उसके बाद है ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। धातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे वह क्षारक प्रवृत्ति के होंगे। क्षारक का मतलब है OH- आयन देंगे। धातु के ऑक्साइड, ये मत समझ लेना धातु OH- आयन देते हैं। धातु तो जलीय विलयन में हमेशा H+ आयन देते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड विलयन में OH-
माइनस आयन देते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण धर्म। अब हम लोग ने अधातुओं के बारे में जाना। अब हम धातुओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। अधातुओं किसका प्रयोग करके कौन कौन से धातु बनाया जा सकता है और इसमें से क्या क्या तत्व बन सकते हैं या कौन से तत्व नहीं बन सकते हैं। जैसे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। नंबर 1, चमक। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए अधातुओं में चमक होती है कि नहीं होती है, तो आप लोग कहेंगे अधातुओं में चमक नहीं होती है। या धातु का एकदम उल्टा या अपोजिट अधातु होते हैं। जैसे कार्बन या कोयले में चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन, इसका एक अपवाद है, हमें अपवाद को हमेशा ध्यान रखना है। इसका एक अपवाद होता है आयोडीन। आयोडीन में चमक होती है। आयोडीन वही होता है जो घेंघे के रोग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि घेंघा रोग में आयोडीन की मात्रा यदि कम होती है तो हमें घेंघा रोग होता है, या इससे थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। कठोरता। नंबर 2, धातुएं कठोर नहीं होती हैं, जैसे कोयला। लेकिन हीरा सबसे कठोर धातु है। लेकिन कठोर तो धातुएं कठोर नहीं होती हैं, लेकिन हीरा अपवाद है। क्या है? हीरा अपवाद है। हीरा सबसे कठोर धातु है, या सबसे कठोर धातु कह सकते हैं। हीरा अधातु होने के बाद भी सबसे कठोर है। अवस्था। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। क्या यदि अधातु को कमरे के तापमान पर एक सामान्य तापमान, कमरे का तापमान का मतलब होता है सामान्य ताप, जिस ताप पर हम लोग गांव में इधर उधर घर से बाहर घूमते हैं या कमरे में रहते हैं, उसमें पंखों का नहीं चलाना है। कुछ लोग सोचेंगे पंखा चला दिया या कुछ नहीं। जैसे एक नॉर्मल कमरा है, उस कमरे के तापमान पर, कमरे का तापमान जितना होता है उसी तापमान पर या ठोस अवस्था में होती है या तो गैस अवस्था में होती है। यह द्रव अवस्था में नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद है इसका भी, ब्रोमीन। यह इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब जिसे पीट कर उसे पतले धातु के रूप में बदला जा सके, पतली चादरों के रूप में या पतली किसी भी वस्तु के रूप में बदला जा सके। जैसे अधातुओं को पीटकर पतली चादरों के रूप में बदला नहीं जा सकता है, लेकिन धातुओं को पीटकर हम लोग पतली पतली चादर बना देते हैं। एल्युमिनियम और जस्ते को पीट के हम लोग बर्तन बना देते, पतला पतला गिलास बना देते, पतली पतली थाली बना देते थे। लेकिन अधातु को पीटकर हम कोई भी पतली धातु नहीं बना सकते, क्योंकि यह बनेगा ही नहीं। तन्यता। धातुओं को पतले तारों के रूप में नहीं बनाया जा सकता। धातुओं को कभी पतले तार के रूप में लंबा नहीं बनाया जा सकता है। धातु जितना रहेगी उससे ज्यादा रहेगी, वो उसमें कोई तनाव नहीं होगा। यदि आप सोचें कि अधातु को तान कर उसे लंबा किया जा सके तो वह लंबा नहीं होगी, क्योंकि अधातु में तन्यता या तनाव का गुण नहीं पाया जाता है। उसके बाद है विद्युत व उष्मा के चालक। अधातु विद्युत व उष्मा के चालक नहीं होते हैं। अधातुएं जितनी भी होती हैं वो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, या उसमें से उष्मा का, जैसे एक अधातु ये हो गया, यदि हम इसमें से चाहें उष्मा इधर से उधर चला जाए तो नहीं जाएगा, इसमें से विद्युत धारा भी उधर नहीं प्रवाहित होगी। लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत का चालक होती है। ग्रेफाइट से विद्युत का प्रवाह होता है। यदि यह ग्रेफाइट है, यदि इधर से इसको विद्युत दिया जाए तो इधर तक धीरे धीरे आगे निकल जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन। अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका यदि हम विन्यास करें तो 287 होगा।
इसमें इसका बाह्यतम कोष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्लोरीन जब किसी धातु के साथ क्रिया करेगी तो वह उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी और यह इसका कोष पूरा हो जाएगा। अधातुओं के गलनांक अधातुओं के गलनांक व घनत्व क्या होते हैं? कम होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, हमेशा धातुओं के गलनांक से अधातुओं के गलनांक और घनत्व कम होंगे। उसके बाद है ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज नहीं करती हैं। ध्वनिक का मतलब होता है धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज नहीं करती हैं। जैसे कोई दो वस्तु को आपस में लड़ाया जाए या उसे भिड़ाया जाए तो उसमें से कोई आवाज नहीं निकलेगी। जैसे धातुओं में टन टन की आवाज निकलती है, लेकिन धातुओं में ऐसी कोई भी आवाज नहीं निकलेगी। उसके बाद है ऑक्साइड। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बताइए अधातुओं के ऑक्साइड कौन सी प्रकृति कैसे होते हैं, कौन सी प्रकृति के होते हैं? तो वहां दिया रहेगा अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, लवणीय प्रकृति, लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को उनमें से बताना है अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा सदैव अम्लीय प्रकार के या अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। उसमें से पहला है धातुओं का वायु के साथ क्रिया। धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो वह धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे धातु और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाए? धातु के ऑक्साइड बनाए। जैसे कॉपर और ऑक्सीजन क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, एल्युमिनियम धातु है, धातु और ऑक्सीजन इस तरह कह सकते हैं। धातु और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड। यह क्या है? ये भी धातु के ऑक्साइड है। यह एल्युमिनियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसे कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है। इसके आगे है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की क्रिया करती हैं। जैसे धातुएं हैं ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ अलग अलग प्रकार की क्रिया करती हैं। जैसे नंबर 1, सोडियम और पोटेशियम को वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। यदि हम सोडियम और पोटेशियम में से किसी को यदि इसे खुली हवा में रख दें, बाहर रख दें, तो वह जलने लगेगा, धक्का धू धू करके जलने लगेगा, उसमें आग निकल जाएगी या आग बहुत तेजी से आग पकड़ती है। क्योंकि सोडियम या पोटेशियम को हम बाहर लाते हैं तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करती है और उसमें से आग निकलने लगता है या जलने लगती है, बहुत तेजी से जलती है। इसलिए अब आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में रखते हैं। केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए कि वह कौन सी धातु है जिन्हें बाहर खुले बाहर या खुले हवा में रखने पर वह आग पकड़ लेती है। उसमें से क्या है? तो आप लोग कहेंगे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती हैं, इसलिए उन्हें बाहर नहीं रखा जाता। जब भी रखा जाएगा केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक व लेड वायु के साथ धीरे धीरे क्रिया करती हैं और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड का मतलब होता है सीसा। ये धातु धीरे धीरे वायु के संपर्क में आती हैं तो बहुत ही धीरे धीरे अपक्रिया करती हैं और ये धातु का ऑक्साइड बना लेती हैं। जैसे यदि मैग्नीशियम है और इसे O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह यदि हम Zn, एल्युमिनियम और लेड को भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो वह उसकी ऑक्साइड बना देती हैं या बन जाती हैं। यदि हम आयरन को वायु में
आयरन Fe वायु में अपक्रिया नहीं करता है। आयरन जो लोहा है वह वायु के साथ अपक्रिया डायरेक्ट अपक्रिया नहीं करता है, लेकिन यदि लोहे के चूड़ को लोहे के चूड़ को गर्म करने पर वह तेजी से जलने लगता है। क्या होता है? तेजी से जलने लगता है। उसके बाद है कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग का परत चढ़ जाता है। यदि हम कॉपर को, जिससे कॉपर है यहाँ पे कॉपर, जिससे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएं तो CuO बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। जब कॉपर ऑक्साइड बन जाता है तो जैसे यह कॉपर हो गया, तो इसके आरी 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 क्या चढ़ जाता है? काले रंग की परत चढ़ जाता है। Ag सिल्वर और सोना, Ag और Au वायु के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। क्या? चांदी और सोना वायु के साथ अपक्रिया नहीं करते। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, यदि इन्हें वायु में रखा जाएगा तो यह वायु के साथ क्रिया नहीं करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों के साथ क्रिया करते हैं। क्या? वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्रिया करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये उत्पाद के रूप में लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे Al2O3 प्लस 6HCl क्या बनाया? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल बनाया। यह अभिकारक हो गया, यह उत्पाद हो गया। हमने बताया था तीर का जिधर पूंछ रहता है उधर वाले सभी पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और तीर का जिस तरह सिर या मुख रहता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। उस साइड सभी उत्पाद कहलाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड और HCl अपक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि एल्युमिनियम क्लोराइड एक लवण है, उसके साथ जल भी बनाते हैं। Al2O3 प्लस 2NaOH यदि एल्युमिनियम का क्षार के साथ अपक्रिया करा जाए, ये तो HCl अम्ल है, ये Cl क्या है? अम्ल है। अम्ल के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया। उसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH क्षारक, NaOH क्या है? क्षारक है। क्षारक के साथ अपक्रिया करके सोडियम एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, और यह क्या है? यह लवण है। क्या है? यह लवण है, और लवण के साथ क्या बनाता है? H2O, यह एक जल बनाता है। हमें आशा है कि यह जितना हम लोग पढ़ा है वह आप सभी को समझ में आया होगा। आज हम लोग अपनी वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग कल दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हम उसमें और अच्छा सुधार कर सकें। थैंक यू।